हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर 5th स्टार्ट होगा। ठीक है, आइए आज के लेक्चर में हमारा आएगा कोलेराउस का नियम। किसका आएगा? कोलेराउस का नियम। ठीक है, तो कोलेराउस साहब ने जो विद्युत अपघट्य होते हैं प्रबल और दुर्बल, ठीक है, उनकी मोलर चालकताओं को समझाया है। ठीक है, तो उसको हम ग्राफ से समझेंगे। उन्होंने क्या ग्राफ की हेल्प ली है। ठीक है, चलिए तो अपन एक ग्राफ बनाएंगे। तो ये तो है मोलर चालकता और उन्होंने तनुता के बीच ग्राफ खींचा। किसके बीच? मोलर चालकता और तनुता के बीच ग्राफ खींचा। लेकिन तनुता के बीच ग्राफ हो नहीं सकता। तो हमें पता है कि तनुता का जो रेसिप्रोकल है, जो इसका उल्टा होता है, वो क्या होता है? सांद्रता होता है। तो हम क्या करेंगे? हम कंसंट्रेशन के वर्गमूल में ग्राफ खींचेंगे। बात ठीक है? ओके, समझ में आएगा? यानी कि तनुता बढ़ाते हैं तो लैम्डा एम बढ़ता है। तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि सांद्रता बढ़ती है तो लैम्डा एम कम हो जाता है। ठीक है, तो आइए देखिए। तो उन्होंने दो विद्युत अपघट्य, हालांकि उन्होंने बहुत सारे विद्युत अपघट्यों का इस्तेमाल किया, लेकिन हम यहाँ पे केवल दो ही विद्युत अपघट्य काम में लेंगे। एक लेंगे प्रबल वाला और एक लेंगे दुर्बल वाला। ठीक है, तो जब उन्होंने प्रबल विद्युत अपघट्य काम में लिया तो उनका ग्राफ कुछ ऐसा आया, इस तरीके से, यूं। ठीक है, ये किसके लिए था? ये था प्रबल विद्युत अपघट्य। फॉर एग्जांपल KCl ले लीजिए। ठीक है, यानी देखो क्या हुआ, इसके अंदर में थोड़ा सा स्कोर ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, इधर देखिए तो आपको साफ मालूम चल रहा है कि जब कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जब कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है, तो लैम्डा एम का मान कम है। जैसे जैसे सांद्रता अपन कम करते जा रहे हैं, सांद्रता कम करने का मतलब है तनुता बढ़ा रहे हैं, पानी मिलाते जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि लैम्डा एम का मान बढ़ रहा है। बात सही है ना? इससे सिद्ध होता है कि भाई अगर तनुता बढ़ाते हैं तो आयनन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मोलर चालकता का मान भी बढ़ जाता है। और अल्टीमेटली अपन क्या करेंगे? और पानी मिलाते जाएंगे तो एक ऐसी अवस्था आती है जब लैम्डा एम का मान, जब एक ऐसी अवस्था आती है जब सांद्रता कितनी हो जाती है? शून्य सांद्रता होने का मतलब तनुता कितनी हो गई? अनंत तनुता पर हम जो इसको निकालते हैं मोलर चालकता को, उसे अपन क्या बोलते हैं? सीमांत मोलर चालकता। इसे अपन क्या बोलते हैं? लैम्डा नॉट एम को अपन क्या बोलते हैं? सीमांत मोलर चालकता। इसका मतलब क्या निकला सीमांत मोलर चालकता का? यानी इस अवस्था में जो आपको विद्युत अपघट्य दिया गया है वो 100% आयनित हो चुका है। और 100% आयनित हो चुका है, उसका मतलब है उसके लैम्डा एम का मान भी मैक्सिमम हो गया है। अब वो जो लैम्डा एम है इससे आगे नहीं बढ़ सकती। इस वाले पॉइंट से क्या मोलर चालकता आगे बढ़ सकती है? क्या नहीं बढ़ सकती ना? इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? सीमांत मोलर चालकता। बात समझ में आ गई? यानी इससे सिद्ध ये होता है कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम करते हैं, यानी कि तनुता बढ़ाते हैं, वैसे वैसे लैम्डा एम का मान बढ़ता है। एक ऐसी अवस्था आती है जब सांद्रता का मान शून्य हो जाता है, यानी ये वाली कंडीशन कौन सी हो जाती है? अनंत तनुता हो जाती है। और यहाँ पर जो हम चालकता ज्ञात करते हैं उसे हम बोलते हैं सीमांत मोलर चालकता। बात ठीक है? अब हम लेते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब कोलेराउस साहब ने एक दुर्बल विद्युत अपघट्य काम में लिया, तो वो कुछ ऐसा था, यूं। ठीक है, ये किसके लिए है? दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए। ठीक है, किसके लिए है? दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए। फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि ये हमारे पास क्या है? एसिटिक एसिड है। क्या है हमारे पास? ये एसिटिक एसिड है। क्लियर है? अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे अपन ने सांद्रता कम की है, यानी तनुता बढ़ाई है, वैसे वैसे ये जो लैम्डा एम का मान है वो बढ़ रहा है। और बढ़ते बढ़ते एक ऐसी अवस्था आती है जब इसका मान कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है भाई, यानी कि ये वाई एक्स के समानांतर हो जाता है। ठीक है, यानी इसके लिए हम क्या ज्ञात नहीं कर पा रहे? सीमांत मोलर चालकता। दुर्बल विद्युत अपघट्य है। ठीक है ना? आप देखेंगे कि इस पर तनुता का प्रभाव प्रबल की अपेक्षा ज़्यादा हो रहा है। आप देखो, जब कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो लैम्डा एम का मान कम है, लेकिन जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती है, देखो लैम्डा एम का मान बढ़ रहा है।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दुर्बल विद्युत अपघटय लगभग 20 से 30% ही आयनित होता है। जैसे जैसे पानी मिलाते जाओगे आप, उसका आयनन बढ़ता जाएगा। 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 60, 70, 80, 90, 95 इतने % तक उसका आयनन संभव होता है। इसलिए तनुता का ज़्यादा प्रभाव किस पे होता है? दुर्बल विद्युत अपघटय पे। प्रबल तो पहले से 90 से 95% क्या रहता है? आयनित रहता है। यानी आप उसका आयनन और कितना बढ़ा सकते हो? 5%, 10% ही। बात सही है ना? तो प्रबल विद्युत अपघटय पहले से ही आयनों के रूप में होते हैं, तो उसके आयनन भी तनुता के द्वारा कम होता है लेकिन कम होता है। और ज़्यादा किसका होगा? दुर्बल विद्युत अपघटय का। क्यों होगा? क्योंकि भैया उनका आयनन क्या होता है? बहुत ही कम होता है। पानी मिलाते जाओगे, जो विपरीत आवेशित आयन है उनके मध्य आकर्षण कम होता जाएगा, और आकर्षण कम होता जाएगा तो इसका मतलब क्या है? आयनन की मात्रा बढ़ती जाएगी। बात ठीक है ना? तो ये वाला ग्राफ इसके लिए आता है। ठीक है, तो इन दोनों ग्राफ की हेल्प से उन्होंने एक समीकरण दी जिसे डी-बाई-हकल ऑन-सैंगर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है ना? प्रायोगिक आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर? प्रायोगिक आधार पर एक समीकरण दी गई है। ठीक है ना? वो कौन सी दी गई है? ये होता है लैम्डा सी एम इक्वल्स टू लैम्डा अनंत एम माइनस बी अंडर रूट सी। ये एक समीकरण दी है। ठीक है भाई, इसे अपन बोलते हैं डी-बाई-हकल ऑन-सैंगर समीकरण। डी-बाई-हकल ऑन-सैंगर ऑन-सैंगर इक्वेशन, ऑन-सैंगर समीकरण। ठीक है, ये कौन से समीकरण है? डी-बाई-हकल ऑन-सैंगर समीकरण। ठीक है, ये क्या चीज है? किसी सांद्रता C पर, किसी सांद्रता C पर मोलर चालकता। आपको जो विद्युत अपघटय दे रखा है उसकी कोई ना कोई कंसंट्रेशन होगी, उस कंसंट्रेशन पर क्या निकाली गई है? मोलर चालकता। ठीक है, ये क्या है? ये है आपकी सीमांत मोलर चालकता। सीमांत मोलर चालकता, इसे अपन यूं भी बोल सकते हैं अनंत तनुता पर मोलर चालकता। बात ठीक है। यहाँ पे जो B है, B क्या होता है? स्थिरांक होता है, आपको मालूम ही है। और जो C है वो क्या है? आपकी सांद्रता है। बात ठीक है। तो ये डी-बाई-हकल ऑन-सैंगर समीकरण है, ये किसके आधार पर है? प्रायोगिक आधार पर है, प्रैक्टिकल बेस पर लिया गया है। लेकिन इसको सैद्धांतिक तौर पर, ठीक है, सैद्धांतिक कह दूं या गणितीय आधार पर, ठीक है, गणितीय आधार पर किसने दिया था भाई? देने वाला बंदा कौन था? ऑन-सैंगर। कौन था भाई? ऑन-सैंगर था। ठीक है, उसने ऑन-सैंगर ने कौन सी इक्वेशन दी है इसको थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया है, और वो क्या कहा गया है? लैम्डा सी एम इक्वल्स टू लैम्डा इनफाइनाइट एम माइनस, ठीक है, यहाँ पर आ जाता है 82.48 अपॉन डी टी 1/2 नीटा प्लस 8.2 इंटू 10 अपॉन डी टी 1/2 डॉट लैम्डा इनफाइनाइट एम, आगे आ जाएगा अंडर रूट सी। ठीक है भाई, तो ये उन्होंने गणितीय आधार पर एक समीकरण दी है। ठीक है, किन्होंने? ऑन-सैंगर साहब ने। ठीक है भाई, तो ये आपकी इक्वेशन बनती है। तो इसको अपन थोड़ा शॉर्ट में भी लिखें। देखो ये B का मान है पूरा का पूरा। ठीक है, ये B का मान देखो, आप देखो ये चीज़ वापस ऐसा कैसा है, ये भी ऐसा कैसा है। ये जो B है, इस B की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक की है। ठीक है, और लास्ट में क्या गया? अंडर रूट सी। तो इसको अपन यूँ भी लिख सकते हैं, या लैम्डा सी एम अनंत अनुता पर मोलर चालकता, ठीक है ना, A प्लस B, ठीक है, ऐसा, और अंडर रूट सी, इसको यूँ भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये कोलराउस साहब ने समीकरण दी है। तो ये वाली दोनों इक्वेशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। इक्वेशन इंपॉर्टेंट कौन सी है? ये वाली, और कोलराउस साहब का ग्राफ है। ठीक है भाई, तो कोलराउस ने जो ग्राफ दिया है इसके आधार पर हम दुर्बल विद्युत अपघटय और प्रबल विद्युत अपघटय दोनों की मोलर चालकताओं को समझ सकते हैं। ठीक बात है ना? थोड़ी इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? दुर्बल के लिए आती है, क्योंकि इसके लिए क्या होता है
कि यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये पैरेलल हो जाता है। इसका मतलब है इसके लिए सीमांत मूल्य चालकता ज्ञात करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, कठिन काम होता है। ठीक है, तो अब हम इस ग्राफ के आधार पर कोलरिउस का नियम पढ़ेंगे। ठीक है, आइए। तो कोलरिउस साहब ने क्या कहा है, इन सभी ग्राफ को, इन इक्वेशंस को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक नियम दिया है, उसको अपन क्या बोलेंगे, कोलरिउस का नियम। तो कोलरिउस साहब ने क्या कहा है, देखिए बहुत सिंपल है कि अनंत तनुता पर किसी भी विद्युत अपघट्य की मूलर चालकता, अगर समझ में, अनंत तनुता पर किसी भी विद्युत अपघट्य आपका क्या हो सकता है, दुर्बल भी हो सकता है, प्रबल भी हो सकता है। तो अनंत तनुता पर किसी भी विद्युत अपघट्य की मूलर चालकता उसके धनायन और उसके ऋणायन की मूलर आयनिक चालकताओं का योग होती है। बहुत सिंपल है। क्या है डेफिनेशन, क्या बनती है इसकी, देखो ये अनंत अनुता है, मोलर चालकता है, ये भी अनंत अनुता है। इन अनंत अनुता पर ये धनायन है और ये ऋणायन है, इनको अपन क्या बोलेंगे, मोलर आयनिक चालकता, क्योंकि ये आयन बन गए ना, तो अपने क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, मोलर आयनिक। तो अनंत अनुता पर किसी भी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके धनायन और ऋणायन के मोलर आयनिक चालकताओं का योग होती है। बात ठीक है ना। इसको थोड़ा और समझें, मैं इसको आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। जैसे थोड़ा और एक्सप्लेन करें, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है एसिटिक एसिड, ठीक है। तो अगर ये टूटता है तो क्या बनता है, CH3COO- और ये H+, ठीक है। तो मुझे इसकी क्या निकालनी है, मूलर चालकता निकालनी है, किसकी, एसिटिक एसिड की, राइट। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हो जाएगा एसीटेट आयन, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा H+ आयन। बात ठीक है। हम क्या करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, आयनों की संख्या से, यानी कि मैं इसको X और Y से मल्टीप्लाई करूँगा, जहाँ X और Y आयनों की संख्या है, आयनों की संख्या। कैसे, समझ में नहीं आया सर। एसीटेट आयन कितना है, 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करो। H+ आयन कितना है, 1, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करो। बात ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं अपन, ठीक है। मैंने आपको अगला एग्जाम्पल दिया, मैं आपको देता हूँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आपसे कहा जाता है कि इसकी आपको क्या ज्ञात करनी है, मोलर चालकता ज्ञात करनी है अनंत अनुता पर। तो क्या होगा देखना, यहाँ पे इसको अगर मैं आयनित करूँगा तो क्या होगा, Mg का 2+ होगा और OH का -, क्योंकि हाइड्रोक्साइड पर -1 चार्ज होता है। मैग्नीशियम का 1 परमाणु है तो ये 1 ही आएगा। OH के 2 अणु हैं तो उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो अब अगर मुझे इसकी अनंत अनुता पर मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है, किसकी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फाइंड करनी है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, देखिएगा, यहाँ पर मैग्नीशियम आयन, ठीक है, यहाँ पर OH- आयन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम का 1 ही आयन है तो मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, और मैं यहाँ पे इसके आयन 2 है तो उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। आ गया समझ में। यानी आपको क्या करना होता है, उनको उनके आयनों की संख्या से मल्टीप्लाई करना होता है। बात ठीक है। चलिए, चलो ये तो हो गई मोलर की बात। अगर मान लीजिए कि मैं इसी की क्या ज्ञात करना चाहता हूँ, है तुल्यांक की चालकता, तो हम कैसे ज्ञात करते हैं, देखिएगा, इसको EQ लिखूँगा, किसकी ज्ञात कर रहे हैं, एसिटिक एसिड की, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू, ये अनंत अनुता किसकी है, एसीटेट आयन की, और ये किसकी है, H+ आयन की। तो हम क्या करते हैं, तुल्यांकी के लिए हम आवेश का भाग लगाते हैं। यहाँ पर तो आयनों की संख्या से गुणा किया है, वहाँ पे हम आवेश का भाग लगाते हैं, यानी जो लैम्डा EQ निकालते हैं, दैट इज़ धनायन, और ये जो ऋणायन है इसमें किसका भाग लगाते हैं, आवेश का। किसका भाग लगाते हैं, आवेश का। ये हमारा होता है तुल्यांकी चालकता के लिए। तो देखो आप क्या करेंगे, हमें इसकी ज्ञात करना है ना, तो एसीटेट पर चार्ज कितना है, -1, तो बटा 1 लगाएंगे। इस पर भी कितना है, +1, तो बटा 1 लगाएंगे। लेकिन जब हम इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की क्या निकालेंगे, तुल्यांकी चालकता निकालेंगे, तो देखिएगा कैसे होगा, ठीक है। कैसे होगा, ये आ गया आपके पास Mg2+, और ये आ गया आपके पास
हाइड्रोक्साइड आयन। अब देखिए मैग्नीशियम डायरेक्ट कितना चार्ज है 2, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस पर 2 का डिवाइड कर दूंगा। यहाँ पे हाइड्रोक्साइड पर कितना चार्ज, डायरेक्ट की बात है भाई, वैसे तो आवेश इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, लेकिन हाइड्रोक्साइड आयन पर डायरेक्टली चार्ज कितना है -1, तो मैं इसमें 1 का भाग लगा दूंगा। ठीक बात है ना। तो मोलर चालकता के लिए हमें आयनों की संख्या से मल्टीप्लाई करना होता है और तुल्यांकी चालकता के लिए हमें उसके आवेश का भाग लगाना होता है। डायरेक्ट कितना आवेश आ रहा है हमें उसका भाग लगाना होता है। ठीक है, वैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ मोलर चालकता ही होती है। ठीक है, तो हमें बेसिकली यही आना चाहिए। ठीक है, लेकिन तुल्यांकी भी हमें आनी चाहिए। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम, एकदम सिंपल है, क्लियर है। ठीक है, तो अगर अपन इस कोलराउश के नियम पर बेस एक न्यूमेरिकल कर लें तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अपन क्या करते हैं, इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। ओके, चलिए, तो आपको प्रॉब्लम में कहा जाता है, ठीक है, आपको कहा जाता है कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है कि अनंत अनुता पर मोलर चालकता, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की अनंत अनुता पर मोलर चालकता 500। अब देखो मोलर चालकता है तो आपको इकाई ध्यान होनी चाहिए। ठीक है ना, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स तथा, ठीक है, तथा हाइड्रोक्साइड आयन, तथा हाइड्रोक्साइड आयन की मोलर चालकता 150 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। तो मैग्नीशियम आयन की मोलर आयनिक चालकता ज्ञात कीजिए, मोलर आयनिक चालकता ज्ञात कीजिए। बात ठीक है। चलिए, तो पहले जो गिवन है पहले वो लिखेंगे। ठीक है, हमें अनंत अनुता पर लैम्डा m दे रखा है, किसका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। बात ठीक है, कितना दे रखा है, 500 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, हमें हाइड्रोक्साइड आयन की मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है कितनी, 150। ठीक है, ये आपका ऐसा कैसा आ जाएगा। ओके, हमें क्या ज्ञात करनी है, मैग्नीशियम आयन की मोलर आयनिक चालकता ज्ञात करनी है। तो हमें पता है, ठीक है, हम जानते हैं अगर आप इसका आयनन करोगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का आयनन कैसे होगा, हाँ जी, ये होगा Mg2+ और 2OH-। बस तो फिर हमारे पास बन गया फॉर्मूला। ये हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की अनंत अनुता पर मोलर चालकता बराबर अनंत अनुता पर मैग्नीशियम आयन की मोलर चालकता प्लस अनंत अनुता पर हाइड्रोक्साइड आयन की मोलर चालकता, लेकिन हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। हो गया, बस तो फिर सिंपल है। ये दे रखा है हमें कितना, 500, ये हमें ज्ञात करना है Mg2+, ये हमारा कितना है 2 × 150। हो गया, 300 आएगा, 300 को वहाँ लेके जाओगे। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 500 Mg2+ 300 हो जाएगा। यहाँ से अब क्या करेंगे अपन, ये लैम्डा अनंत मैग्नीशियम आयन इक्वल्स टू 500 - 300 कितना आ जाएगा, 200 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है भाई, तो मेरे ख्याल से आपको कोलराउश का नियम समझ में आ गया होगा। कोलराउश ने ग्राफ के द्वारा प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकताओं को समझाया है। प्रबल के लिए एक जीरो कंसंट्रेशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी निकलती है उसे अपन क्या बोलते हैं, सीमांत मोलर चालकता। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो प्रबल विद्युत अपघट्य हैं उन पर तनुता का प्रभाव कम पड़ता है। क्यों, क्योंकि उनका तो पहले से ही आयनन अधिक मात्रा में रहता है। तनुता बढ़ाओगे तो जो कुछ मात्रा में जो आपके प्रबल विद्युत अपघट्य के जो मॉलिक्यूल हैं जो आयनित नहीं हो पाए थे वो आयनित हो जाते हैं। ठीक है भाई, दुर्बल विद्युत अपघट्य है उनका आयनन कम होता है, लेकिन जैसे आप तनुता बढ़ाते हो उसकी मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ती है। लेकिन एक कंडीशन के बाद में वो 100% नहीं हो पाती है और वाई एक्सिस के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो वाई एक्सिस के समांतर होने की वजह से
हम क्या करते हैं, हम उसका सीमांत मोलर चालकता ज्ञात नहीं कर पाते हैं। यही तो हमें कोलराउश के नियम के अनुप्रयोग में पढ़ना है कि आखिरकार हम इस दुर्बल वाले की कैसे फाइंड करें। तो वो उसके एप्लीकेशंस आएंगी। फिर उन्होंने उसके ग्राफ के आधार पे डिबाई हकल ऑनसेंगर ने एक समीकरण दी है, वो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसी को, वो तो थी प्रैक्टिकल बेस पर, मैथमेटिकल बेस पर उसको भाई किसने बताया, ऑनसेंगर ने बताया। वो इक्वेशन कुछ बड़ी सी है, हालांकि पूछते नहीं है, लेकिन अगर आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद में कोलराउश का जो नियम है वो क्या नियम था कि अनंत अनुता पर किसी भी विद्युत अपघटे की मोलर चालकता उसके धनायन और ऋणायन की मोलर आयनिक चालकताओं का योग होती है। बात सही है, और हमने इस पर बेसिक प्रॉब्लम कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो 6th लेक्चर आएगा उसमें हम कोलराउश नियम के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। उसके 4 एप्लीकेशंस हैं, हम वो एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। ठीक है भाई, आज के लिए अपन इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।